Good morning, dear students. In yesterday's lecture, we have studied about some breeding methodologies, inbreeding, outbreeding, inbreeding and outbreeding. Some varieties we have also studied. Today, we are going to discuss about some experiments to carry out this breeding. Okay, so controlled breeding experiments, that will be the focus of today's lecture, as well as we are also going to learn one more technique of a special kind of the organism keeping, that is called beekeeping. Okay, honey beekeeping, that we are going to also discuss today. So controlled breeding experiment कैसे किए जाते हैं, तो उसमें जो एक मेथड है दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इंसेमिनेट करना मतलब टू रिलीज सीमेन इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. और यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे हो रही है? आर्टिफिशियली. ओके, इन कंट्रोल्ड मैनर, राइट. तो क्या करना है यहाँ पे आप देखिए. सो द सीमेन which is collected from the male parent is injected into the reproductive tract of the selected female. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है यहाँ पे. मतलब जो आपने मेल पार्टनर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मेल एनिमल जो आपने सिलेक्ट किया है, उसका सीमेन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. या तो फिर आप किसी सीमेन रिपोजिटरीज अगर है वहां से भी आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, फ्रोजन सीमेन रिपोजिटरीज अगर आपके आसपास में, वहां से भी आप सीमेन एनिमल का कलेक्ट कर सकते हैं, मेल का कलेक्ट कर सकते हैं. और फिर क्या करना है, उस सीमेन को आपको इंसेमिनेट करना है, इंजेक्ट करना है इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल. ओके, द सीमेन इज यूज्ड इमीडिएटली और इज फ्रोजन एंड यूज्ड लेटर. या तो आप इसको इमीडिएट यूज करवा सकते हैं सीमेन कलेक्ट करने के बाद, या तो फिर आप उसको फ्रोजन कर सकते हैं और फिर उस फ्रोजन सीमेन को इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं. फ्रोजन सीमेन कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड. तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऐसे कुछ हैं, कुछ प्राइवेट अथॉरिटीज हैं. ओके, cooperative authorities are also there, okay, who are doing this practice. Okay, they are collecting the semen of the cattles and preserving it, and on demand they are providing it also. Success rate of crossing is low even though artificial insemination is carried out. Okay, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग होने का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है. Okay, though you have performed artificial insemination. Okay, तो ये एक मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. दूसरा एक मेथड जो बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, दैट इज MOET. ओके, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर विच इज कॉल्ड MOET. सो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET टेक्नोलॉजी. ओके, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में, एज वेल एज नीट एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा गया है. ना व्हाट इज MOET? अब इस वर्ड को अगर हम समझें, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एक से ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, फिर उसका फर्टिलाइजेशन करके उसका एम्ब्रियो ट्रांसफर ET, ओके, दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट. ओके, MOET क्यों करवाया जाता है? So MOET is performed for the improvement of the herd. It improves chances of successful production of hybrids. अब देखो, आपने artificial insemination करवाया था, वहां पे सक्सेस रेट जो है वो कम था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सक्सेस रेट आपको हाइब्रिड प्रोडक्शन का जो मिल रहा है वो ज्यादा है. प्रोसीजर क्या है MOET की? सो MOET में क्या है, तो आपका जो फीमेल कैटल है, cow या buffalo, it is administrated the hormones with FSH like activity, follicle stimulating hormone. FSH जैसी एक्टिविटी वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं टू द काउ और बफेलो टू इंड्यूस व्हाट? टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन. जनरली एट अ टाइम एक प्रोड्यूस करते हैं मैमल्स, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा ही एक प्रोड्यूस करवाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, और उसीलिए हमने FSH के जैसे कुछ हार्मोन्स यहाँ पे इंजेक्ट किए टू द काउ और बफेलो. और उसकी वजह से ये काउ या बफेलो क्या करेंगे? सुपर ओव्यूलेशन.
ओके, आप देखिए यहाँ पे ये फोटोग्राफ में दिखाया है, ये ओवरीज है काऊ या बफेलो की, और उसमें ये जो स्पॉट्स आपको दिखाए गए हैं दे आर द फॉलिकल्स, मतलब यहाँ पे इन फ्यूचर एग्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। कितने एग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? पर यूस्ट्रस साइकिल 6 to 8 eggs are produced. Okay, per estrus cycle 6 to 8 eggs are produced, मतलब 6 to 8 chances are there of the fertilization. अब क्या करना है? एग प्रोड्यूस हो गए, द एनिमल इज आइदर मैटेड विथ अ बुल, 6 to 8 एग उस फीमेल ने प्रोड्यूस किए, फिर नेचुरल मैटिंग करवाया जा सकता है विद द मुल, विद द बुल पर्टिकुलरली, सॉरी, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। ओके, तो स्पर्म जो है सीमेन के अंदर, उसके पास अब चांसेस हैं कि दैट इट कैन फर्टिलाइज 6 to 8 एग्स एट अ टाइम। तो सक्सेस रेट जो यहाँ पे बढ़ने वाला है, मल्टीपल होने वाला है। फिर क्या करना है? तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद द फर्टिलाइज्ड एग्स एट 8 to 32 सेल्स स्टेज are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers। अब देखो, पहले आपने क्या किया, काऊ या बफेलो जो उसको FSH जैसे हार्मोन दिए, और उसकी वजह से उसने सुपर ओव्यूलेशन किया, दैट इज 6 to 8 एग्स एट अ टाइम उसने प्रोड्यूस किए पर यूस्ट्रस साइकिल। फिर आपने या तो उसका नेचुरल मैटिंग करवाया या तो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया। मैटिंग या इंसेमिनेशन के बाद जो होने वाला है दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट में से एम्ब्रियो बनेगा। फिर ये जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो को हम निकालते हैं उसके यूटेरस से। ओके, और निकालने के बाद क्या करते हैं, सरोगेट मदर में उस एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट करते हैं, जैसा IVF में होता है उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये कौन से स्टेज का एग हम लेते हैं, एम्ब्रियो लेते हैं? तो 8 to 32 सेल के स्टेज वाला एम्ब्रियो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस जो होती है वो नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जरी यहाँ पे नहीं करनी है। और सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है? तो जिसने खुद अपना एग प्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन दैट फीमेल विच इज रेडी टू कंसीव दिस फर्टिलाइज्ड एग, मतलब एम्ब्रियो को जो कंसीव करने वाली है, ऐसी मदर दैट इज सरोगेट मदर। ओके, तो उसमें फिर ये एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट करवाया जाता है। So moed has been demonstrated for cattle, sheep, rabbits, buffaloes, mares, etc. Okay, तो इनके लिए ऑलरेडी मोएड जो है वो परफॉर्म किया जा चुका है, एंड सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हैज बीन परफॉर्म्ड। High milk yielding breeds and high quality, that is lean meat with less lipid meat yielding bulls have been bred to increase herd size in a short time। तो बेनिफिट क्या हुआ मोएट का? क्योंकि एट अ टाइम 6 to 8 एग फर्टिलाइज हो सकते हैं और उस सभी में से प्रोजनी मिल सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट टाइम में एक आपका नया हर्ड डेवलप हो सकता है, एक अच्छी साइज वाला, मतलब ज्यादा एनिमल्स वाला एक हर्ड आप डेवलप कर सकते हैं, जिसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ऐसी फीमेल्स होंगी यहाँ पे कि जो हाई मिल्क यील्डिंग है, गुड क्वालिटी वाला मिल्क के प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो मेल है उनका जो मीट है विच इज लीन मीट विथ लेस कंटेंट ऑफ द लिपिड, ऐसा मीट आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं। So dear student, this is the strategy, or you can say breeding experiment. Now we are going to discuss a special kind of the culture, that is apiculture, beekeeping। हमने सभी तरह के एनिमल्स के बारे में बात की, even we have talked about birds, fishes। okay, तो एक और एनिमल बाकी रह जाते हैं, they are really important। okay, हनी बीज। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, हनी बी जो है हमारे लिए दो बहुत अच्छे बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, एक है उसका खुद का हनी, और दूसरा जो है दैट इज वैक्स। ओके, तो अब हनी बी का जो पूरा ग्रुप है उसमें तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने मिलते हैं। एक तो होते हैं फीमेल वर्कर, जेनेटिक वाले चैप्टर में हमने इन तीनों के बारे में देखा ही है। एक होती है क्वीन, और दूसरा जो होता है ड्रोन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट में हमने इसके बारे में देखा था। सो व्हाट इज बी कीपिंग, और उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड एपिकल्चर। ओके,
तो हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, इसीलिए इसको एपीकल्चर नाम दिया हुआ है. So it is the maintenance of hives of honey bees to produce honey and bee wax. Okay, तो honey और bee wax produce करवाने के लिए हम honey bees को maintain कर रहे हैं in the hives. Okay, ये आप देख सकते हैं, ये boxes जो है hives है. Okay, this one. Most common species that can be reared is Apis indica. Okay, तो इंडिया में भी बहुत सारे टाइप के हनी बी के स्पीसीज हैं. उसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है, कॉमन, आई एम नॉट सेइंग द बेस्ट वन, लेकिन जो कॉमन है दैट इज एपिस इंडिका. ओके, तो सबसे ज्यादा वही उसका रियरिंग होता है, मतलब कीपिंग होता है. हनी इज अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल वैल्यू. एंशियंट टाइम से ये हमें पता है. ओके, तो ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस और मेडिसिनल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है. बीज वैक्स जो है इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉस्मेटिक्स एंड सम पॉलिशेस. ओके, तो कॉस्मेटिक्स में बी वैक्स यूज होता है, पॉलिश बनाने के लिए भी यूज होता है. So beekeeping can be practiced in an area having sufficient bee pastures of some wild shrubs, fruit orchids and cultivated crops. Okay, तो beekeeping कैसे होता है? तो ऐसे एरिया में आप परफॉर्म करोगे, ओके, जहाँ पे आपको बी पास्चर सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास हो. ओके, सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट ऑर्किड्स एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स, जहाँ से हनी बी को नेक्टर वगैरह मिल सकता है, पोलन ग्रेन मिल सकता है, ऐसी जगह पे आप उनको डेवलप करने वाले हो, उनका रियरिंग करने वाले हो. नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग है बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस, लेकिन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पे भी है. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं? एक तो नंबर 1, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बीज. आप जिस बीज को कीप कर रहे हैं, ओके, रियरिंग जिसका आप कर रहे हैं, ओके, उनका नेचर आपको पता होना चाहिए, उनके हैबिट्स आपको पता होने चाहिए, फूड हैबिट्स पता होने चाहिए, कौन से प्लांट्स पे जाके ये पोलिनेट करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ से नेक्टर लेके आ रहे हैं, ओके, ये सब आपको पता होने, विच आर देयर फेवर्ड प्लांट्स. ओके, नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स. ओके, तो लोकेशन एक तो आपको ठीक से पता होना चाहिए. हमने देखा होगा हनी बी के हाइव्स जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में हमें बहुत कम देखने मिलते हैं. ओके, थोड़ा टेम्परेचर जहाँ पे डाउन है, इन बिटवीन द कैनोपी ऑफ द ट्री या ऐसे कोई बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पे हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कमर्शियल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर लोकेशन हमें वहाँ पे भी हमारे फार्म वगैरह में सुटेबल लोकेशन उसके लिए ढूंढना पड़ेगा. कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वार्म्स, दैट इज ग्रुप ऑफ द बीज, पूरा जो उसका ग्रुप है, ओके, फर्स्ट आपको उसको कलेक्ट करके लाना पड़ेगा, फिर उसको वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा. फिर मैनेजमेंट ऑफ द बी हाइव्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स. ओके, मॉनसून, समर, विंटर और इस तरह के सीजनल वेरिएशंस में इन, क्योंकि हमें थ्रू आउट द ईयर ये प्रैक्टिस करना है ना, सिर्फ स्प्रिंग सीजन जब फ्लावरिंग ब्लॉसम सीजन चल रहा है तब नहीं करना है, या सिर्फ मॉनसून, लाइट मॉनसून जब या पोस्ट मॉनसून का टाइम चल रहा है तब नहीं करना है. सिर्फ वी हैव टू वर्क फॉर थ्रू आउट द ईयर. तो फिर अलग अलग सीजन में उसको मैनेज कैसे करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, उसका साइंटिफिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए. हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी बी एंड बीज वैक्स. ओके, तो ये इतना इजी और सिंपल नहीं है. ओके, हैंडलिंग करना, हनी बी के साथ वर्कआउट करना, ओके, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके, एज वेल एज हनी बी को भी लॉस ना हो, उस तरह से आपको इसको जेन्युइनली हनी बी और वैक्स को वहां से एक्सट्रैक्ट आउट करना है, कलेक्ट करना है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं. Bees are the pollinators of the many crop species such as sunflower, brassica, apple, pear. Okay, ये कुछ ऐसे हैं, okay, which are the common crops or fruit plants you can say liked by honeybees. Okay, keeping beehives in crop fields increases pollination and improves the yield. अब ये एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल रहा है, तो आपको हनी बी तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ वैक्स भी मिल रहा है. थर्ड एडवांटेज ये हो रहा है कि हनी बी अगर है वहां पे आपके फार्म में, और अगर आपने इनमें से कोई प्लांट ग्रो किए या कुछ ऐसे प्लांट्स विच आर एक्चुअली
लाइक्ड बाय दिस हनी बीज, अगर ऐसे आपने प्लांट्स वहां पे ग्रो किए, कॉमर्शियल क्रॉप्स आपने ग्रो किए, तो उनका पोलिनेशन बढ़ेगा, पोलिनेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि आपको उसकी प्रोडक्ट भी फास्ट मिलने वाली है। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ये हनी बी है विच इज कंप्लीटली शेडेड विद द पोलन ग्रेन। ओके, ये पोलन ग्रेन है, येलो डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है आपके लिए। बी कीपिंग इज नाउ डेज बीइंग अ ट्रेंड। ओके, and people are earning a handsome amount of money from this very simple and small kind of the business. Okay, so dear students, this is the advantage of the applied biology in your real life. Okay, so ऐसे बहुत सारी चीजें इस पूरे सिलेबस में थ्रू आउट द ईयर हम पढ़ने वाले हैं। Fine, I hope today's short lecture you have studied very well. Okay, if you are having any doubts, queries, questions, dear students, okay, you can ask me anytime, post your questions. Fine, in next lecture we will be dealing about plants. Animal का जो पूरा सेशन है इस चैप्टर का, वो हमने खत्म किया। उसमें हमने क्या क्या देखा, तो एक तो ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में हमने देखा, एनिमल हस्बेंड्री, डिफरेंट तरह के फिशरीज, पोल्ट्री एंड डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था ब्रीडिंग के वेराइटीज और टाइप्स के बारे में। फिर आज के लेक्चर में हमने देखा कि ब्रीडिंग के स्ट्रेटजीज, ओके, एक्सपेरिमेंटेशन, पूरा ब्रीडिंग, और फिर एपीकल्चर के बारे में देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर से जब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, we will be directly dealing with the plant breeding program. Okay, और वो थोड़ा इससे ज्यादा ही डेप्थ में दिया हुआ है। Fine, I hope you will also like that. Till then, stay safe, have a nice day.